एपिसोड 11 टू 20। अध्याय 11 उनकी बाहों में सोना। दुकान से बाहर निकलने के बाद जीमिंग ने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया और उससे दूर चली गई। ये देखकर लीवेई ने ठंडे भाव से उसकी ओर देखा। जिया मिंग ने उसके बिगड़े हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और मॉल के चारों ओर देखने लगी। वह इस जगह की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई थी। मॉल से बाहर निकलने के बाद लीवेई ने पहले उसे घर छोड़ने और फिर ऑफिस जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सहायक गू शाओ को पहले ही संदेश भेजकर अपनी बैठकें दोपहर तक स्थगित करने को कह दिया था। कार्यालय में गू शाओ सभी विभागों के प्रमुखों के साथ उनकी साप्ताहिक रिपोर्टों की जांच करने के लिए होने वाली बैठक की तैयारी कर रहे थे। वह विभिन्न विभागों से प्राप्त फाइलों को व्यवस्थित कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। डिंग। उसने अपना फोन खोला और देखा कि यह लीवेई का संदेश था। उसका हाथ हवा में ही जम गया। वह संदेश पढ़कर हैरान रह गया। सभी बैठकें दोपहर तक स्थगित कर दी जाएं। संदेश में बस यही लिखा था और कुछ नहीं। गू शाओ ने संदेश देखा और सोचा, इस आदमी को दफ्तर आने में देर क्यों हुई। उसने अनजाने में बुदबुदाया। लीवेई एक कर्मठ व्यक्ति था जो कभी भी ऑफिस देर से नहीं आता था और हमेशा देर से ही ऑफिस से निकलता था। उसे देर रात तक काम करने की आदत थी और उसी की वजह से गू शाओ समय पर घर नहीं जा पाता था। वह अपने बॉस को अकेले काम करने के लिए कैसे छोड़ सकता है। मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार मैं बाहर जाकर एक कप कॉफी का आनंद ले सकता हूं। ये पहली बार है जब ये राक्षस देर से आ रहा है। अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं। वह अपनी सीट से उठकर उसके लिए कॉफी खरीदने बाहर चला गया। अल्पविराम। कार में जी मिंग पहले की तरह खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। लीवेई अपने टैबलेट पर गू शाओ द्वारा भेजी गई फाइलों को पढ़ रहा था, तभी सड़क तोड़ने वाले यंत्र के कारण कार थोड़ी हिल गई। शश। खिड़की से सिर टिकाकर सो रही जीमिंग दर्द से कराह थी। उसे ये भी नहीं पता कि वह कब सो गई। वह सुबह जल्दी उठ गई और उसका शरीर अभी भी कमजोर है और दवाओं के कारण उसे लगातार नींद आ रही थी। जब वह कार में बैठी तो एयर कंडीशनर की गर्मी से उसे आराम मिला और बाहर की इमारतों को देखते हुए उसे नींद आ गई। जब लीवेई ने उसे खिड़की पर सिर टिकाकर सोते हुए देखा तो उसने उसकी ओर देखा। इससे पहले सड़क पर लगे ब्रेकर के कारण कार के हिलने से उसका सिर खिड़की से जोर से टकरा गया था। उसने उसका चेहरा देखा जो उसके काले बालों से ढका हुआ था और सूरज की किरणें उसकी आंखों को छू रही थीं। ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में कोमलता आ गई। उसने आह भरी और अपना हाथ बढ़ाकर सावधानी से उसका सिर पकड़ा और उसे अपने कंधे पर रख लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके सिर पर दोबारा चोट लगे, क्योंकि वह पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक और चोट उसे पूरी तरह से मूर्ख बना देगी। उसने ये सब केवल दूसरों की भलाई के लिए किया और कोई कारण नहीं था। ये पूरी तरह से उनकी नेक मंशा है। जब उसने शीमिंग का सिर अपने कंधे पर रखा तो उसे उसके कंधे पर आराम महसूस हुआ। नींद में ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी बाह को कसकर गले लगा लिया। उसने गहरी नींद में सो रही लड़की की ओर देखा। वह पहले अपने फैसले पर पछता रहा था और उसे खुद से दूर धकेलना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने अपना टैबलेट एक तरफ रखते हुए गहरी सांस ली और कार में संतुलन बनाने के लिए अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। जिया मिंग ने अपना सिर उसके कंधे पर रगड़ा और आरामदेह स्थिति पाने के लिए उसकी बाहों में सिमट गई। कपड़ों की कई परतों के बावजूद लीवेई महसूस कर सकता था कि जब वह उससे सटकर खड़ी थी तो वह अपना चेहरा उसकी छाती से रगड़ रही थी। जब वह इस तरह से चिपक कर बैठती थी तो उसे असहज महसूस होता था। उसे अपने शरीर में झुनझुनी सी महसूस हुई। घबराहट में घूंट भरते ही उसके होंठ सूख गए। उसने नीचे उसकी ओर देखा और उसके पतले गुलाबी होंठ देखे जो नम और गुलाबी थे। अनजाने में ही उसने अपने होठों को आपस में दबाकर नम किया। जब उसने उन नम होठों को देखा तो उसका गला सूख गया। अचानक उसे याद आया कि वह शीमिन के बारे में सोच रहा था। फिर उसे पीछे की तरफ किए जाने वाले उसके असभ्य व्यवहार और अनुचित कार्यों की याद आ गई। उनके बारे में सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। फिर उसने अपनी निगाहें बाहर की ओर घुमा ली ताकि वह उसकी ओर न देखे। जब वे जिन विला पहुंचे तो उन्होंने ड्राइवर को रोककर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वह सावधानी से कार से उतरा और सो रही राजकुमारी को धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह जाग न जाए। वह उसके चेहरे पर थकान के भाव देख सकता था, इसीलिए उसने उसे जगाया नहीं बल्कि उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। जब वह शीमिन को राजकुमारी की तरह गोद में उठाकर जिन विला में दाखिल हुआ तो बैठक में मौजूद सभी नौकर उन्हें हैरानी से देखने लगे। वे अपने तनावपूर्ण संबंधों से भली भांति परिचित थे और लीवेई का उसके प्रति सौम्य व्यवहार करना आश्चर्यजनक था।
यू मेई ये देखकर खुश थी कि उनके बीच संबंध सुधर रहे थे, क्योंकि अतीत में लीवेई कभी भी शीमिंग के साथ कहीं नहीं जाती थी। लीवेई सीधे पहली मंजिल पर गई और उसे गोद में उठाकर उसके कमरे का दरवाजा खोला। जब वह सो रही थी तब लीवेई ने आराम करने के लिए अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया था, अन्यथा हवा में लटकते सिर के साथ संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सावधानीपूर्वक उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके पैरों से ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए। उसे लिटाने के बाद उसने उसे कंबल से ढक दिया। उसने सोते हुए उसके शांत और निर्मल चेहरे को देखा, जो सोते समय दमक रहा था। सोते समय वह ज्यादा सुंदर दिखती है। क्या इसका कारण यह है कि वह बोल नहीं रही है? उसे एहसास हुआ कि चुप रहने पर वह और भी खूबसूरत लगती है। वह जाने के लिए मुड़ा और ऑफिस जाना चाहता था, तभी अचानक उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने अपने हाथ को थामे हुए कोमल उंगलियों को देखा। उसके हल्के लाल गाल और बचकाना व्यवहार देखकर वह मुस्कुरा उठा। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और उसके गालों को थोड़ा खींचा। उसने उन्हें जोर से नहीं खींचा क्योंकि वह शांति से सो रही थी। वह मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। जब वह नीचे गया तो उसने बटलर को निर्देश दिया कि वह उसका ख्याल रखे और उसे समय पर दवाइयां दे। बटलर ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब वह शीमिन के बारे में चिंतित था। लीवेई को खांसी आई और उसने कहा, कुछ नहीं है, बस अगर वह बीमार पड़ गई तो हमें अस्पताल का बिल भरना पड़ेगा, और कुछ नहीं। उसने बटलर के चेहरे के भाव को देखकर असहज महसूस करते हुए कहा। बटलर ने कुछ नहीं कहा और हल्की सी मुस्कान दी। उसके बाद लीवेई अपने कार्यालय गए और विला से चले गए। अध्याय 12 दर्दनाक यादें। कमरे में जब वह सो रही थी तो सोते समय भौहें सिकुड़ने के कारण उसके माथे पर लकीरें दिखाई देने लगीं। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके होंठ शोक और दुख से थरथरा रहे थे। वह एक ऐसा सपना देख रही थी जिससे उसका पूरा शरीर दुख और पीड़ा से कांप रहा था। उसके सिर पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसका गला सूख गया। अपने बुरे सपने में वह महल के हॉल के बीचों बीच फर्श पर पड़ी रो रही थी और सिसक रही थी, ये इनकार करते हुए कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। उसने अपने चारों ओर उन लोगों को देखा जो उसे घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे। किनारे खड़ी जियाओली ने जब झाओ मिंग को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। किसी ने उसके हाव भाव नहीं देखे, लेकिन झाओ मिंग ने देख लिए। उसे वे भाव बहुत अच्छी तरह याद थे कि कैसे उसने उसका जीवन संकट में डालने के बाद उस पर हंसी थी। फिर उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे वह अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में उसे केवल घृणा और नफरत ही दिखाई दी। जब उसने उसकी आंखों में उदासी और अनिश्चितता देखी तो वह सचमुच रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गिरे। अपने पिछले जीवन में झेली गई अपमानजनक घटनाओं को याद करके उसका शरीर कांप उठा। अचानक वह अपने बुरे सपने से जागकर बिस्तर पर बैठ गई। वह हौंफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वह ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। जब वह उठकर बैठी तो उसके अतीत की सारी बुरी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। वह सब कुछ भूलना चाहती थी क्योंकि उन्हें याद रखने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। उसे वह समय याद आया जब उसकी शादी महल में हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि वह वहां रहे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसका रक्षक और उसका सबसे करीबी दोस्त था, जो शादी के बाद उसके साथ आया था। महल क्रूर और एकांत भरा था, लेकिन उसका रक्षक आहलेंग हमेशा उसकी शिकायतें सुनता था और उसे महल की क्रूरताओं से बचाने की कोशिश करता था। वह उसके साथ अपनी छोटी बहन जैसा व्यवहार करता था। जब भी उसे लोगों की घृणा, नफरत और उनकी साजिशों का सामना करना पड़ता था, वह हमेशा उसे सांत्वना देने और बचाने के लिए मौजूद रहता था। महल में वही एकमात्र सहारा था, यहाँ तक कि जिस आदमी के पीछे पीछे वह महल तक आई थी, वह भी उस पर ध्यान नहीं देता था। शादी के बाद जी चेन को युद्धों और अन्य देशों में जाना पड़ता है। शादी के बाद वह महल में अकेली रहती थी। लड़की के लिए वह सबसे कठिन समय था जब उसे अपने घर से दूर एक अनजान जगह पर रहना पड़ा। और महल का माहौल सख्त था और लोगों को उसकी जीवन शैली के अनुकूल ढलने में कठिनाई होती थी। लेकिन उन्हें वहां तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वह महारानी थी। यह उपाधि उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि बूढ़े सम्राट ने उसे साम्राज्य के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया था, इसलिए उसके पास उसकी इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुराने सम्राट की मृत्यु के बाद लू शी, जो उनकी दासी थी, के बाद महल में आहलेंग ही उनकी एकमात्र मित्र रह गई थी। वह हमेशा उसके दुख और चिंताओं को सुनता है और किसी तरह वह उसके सहारे उस जगह पर रहने में कामयाब हो जाती है। उसके साथ उसका रिश्ता जैद रत्न की तरह पवित्र है।
लेकिन जी चेन की रखेल और महारानी की लाडली बहू शियाओली उसे एक पल के लिए भी खुश नहीं देख सकती थी। उसने उसके खिलाफ साजिश रची और जी चेन के मन में नकारात्मक विचार भरने लगी। उसने उसके सामने उसे बेईमान और वेश्या के रूप में पेश किया, जो दूसरे पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध रखती है। उसने उसके खिलाफ साजिश रची और जी चेन को कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जिससे उससे उस पर शक होने लगा। इतना ही नहीं, उसने महारानी डोवेजे को यह विश्वास दिला दिया कि उसका गार्ड के साथ अनैतिक संबंध है। महल में महारानी का किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध रखना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड यानी कि केवल मौत की सजा ही दी जानी चाहिए। इस घटना की जानकारी महल से बाहर नहीं निकली क्योंकि इससे जी चेन की छवि खराब हो जाती। उसकी हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि जी चेंग ने आहलेन पर विद्रोही होने का आरोप लगाकर उसे दंडित किया और उसकी हत्या कर दी। उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह जानती है कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर उसने उस पर विश्वास किया होता तो वह ऐसा नहीं करता। उस घटना के बाद उसने उससे कभी बात नहीं की और न ही कभी उसकी तरफ देखा। वह बस उससे बात करना चाहती थी और उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। उन्हें मृत्युदंड तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें महारानी, अन्य रखेलों और शियाओली द्वारा अपमानित किया गया, जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। शियाओली ने कभी भी उससे सीधे तौर पर टकराव नहीं किया, बल्कि हमेशा उसकी पीठ पीछे चालें चलती रही। उसे लगा कि शियाओली एक मासूम और अच्छी लड़की है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसके कई व्यक्तित्व हैं जिन्हें वह कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करती। उसका असली व्यक्तित्व स्वार्थी और लालची था। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे महारानी डोवेजे द्वारा उसे दिए गए सभी अपमान और ताने याद थे, जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। क्योंकि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि शियाओली की तरह शाही और प्रभावशाली नहीं था। वह उस सैनिक की बेटी थी जो अपनी चिकित्सा कौशल के लिए प्रसिद्ध था। पुराने सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण उसे जी चेन के वंश में सिंहासनारोहण किया गया था। उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया। उसके खूबसूरत चेहरे को पहली बार देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। जब उसकी उससे शादी हो रही थी, तब उसने तय कर लिया था कि वह इस शादी को अपना सब कुछ समर्पित कर देगी। और उसने ऐसा ही किया। लेकिन बदले में उसे केवल अपमान, पीड़ा और मृत्यु ही मिलती है। अल्पविराम। जब उसे अपनी दर्दनाक यादें याद आईं, तो वह अनजाने में सिसकने लगी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। अगर कोई पुरुष दूसरी महिलाओं से शादी करता है और कई रखैले घर लाता है तो ये सामान्य बात है, लेकिन अगर महिलाएं किसी पुरुष से बात करती हैं तो उनका अहंकार आ जाता है। अगर वे चाहते हैं कि एक महिला जीवन भर एक ही पुरुष के प्रति वफादार रहे, तो क्या पुरुष के लिए भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? उसकी आंखें नम थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं, और वह इस सवाल पर विचार कर रही थी। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे पास आत्मसम्मान नहीं है? उसने अपना चेहरा छूते हुए और अपनी उंगलियों पर गीले आंसुओं को देखते हुए बुदबुदाया। रचनाकारों के विचार। कामलिन। कोई भी महिला अपने पति को दूसरी महिलाओं के साथ साझा करना पसंद नहीं करती, चाहे वह प्राचीन काल हो या आधुनिक। हे दोस्तों, मुझे पता है कि यह अध्याय थोड़ा गंभीर था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगले अध्याय में मैं आपको कुछ हल्के फुल्के पल जरूर दूंगा। तब तक वोट करें और रेटिंग दें। चीयर्स। अध्याय 13। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जिया मिंग इतनी थक गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गई और फिर से नींद में डूब गई। उसे नहीं पता कि ये दवा के कारण था या किसी और वजह से, लेकिन उसे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। वह दोपहर भर सोती रही और उसने अपना लंच भी नहीं किया। शाम को यू मेई उसे लंच के लिए बुलाने आए, लेकिन उसने अनसुना करने का नाटक किया और पूरे समय सोती रही। उसका दिल खाली था, उसे कुछ भी खाने या किसी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसकी सारी दर्दनाक यादें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। पूरी दोपहर इसी तरह बीत गई। शाम को जब वह उठी तो बिस्तर पर लेटी रही और खाली भावों के साथ छत को घूरती रही। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर एक आवाज सुनाई दी। ये यूमेई की आवाज थी। मैडम, शाम के 6 बज चुके हैं और आपने कुछ नहीं खाया है। कृपया नीचे आकर कुछ खा लीजिए। तुम अभी भी कमजोर हो और तुम्हें और पोषण की जरूरत है। तुम्हें अपनी दवाएं भी लेनी होंगी। अगर गुरुजी को पता चला तो वो हमें डांटेंगे। कृपया जाग जाओ। उसकी बातें सुनकर उसके पेट में भी खाने का नाम सुनते ही गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वे नाश्ता किए बिना ही मॉल चले गए। उसके पेट में जोरों से गुड़गुड़ाहट हो रही थी।
वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई और कुछ खाने के लिए नीचे चली गई। जब वह नीचे आई तो मेज पर उसके लिए ढेर सारे व्यंजन परोसे गए थे। यह ऐसा था जैसे उसे देर से दोपहर का भोजन और जल्दी रात का भोजन मिल गया हो। व्यंजनों की स्वादिष्ट सुगंध सूंघकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह कुर्सी पर बैठी और खाना खाने के लिए चॉपस्टिक्स उठाने ही वाली थी कि उसे एक ठंडी और भारी आवाज सुनाई दी, अब तुम लंच कर रही हो। क्या तुम फिर से अस्पताल जाना चाहती हो या यह मेरा ध्यान आकर्षित करने की तुम्हारी एक और चाल है? ऑफिस से लौटी लीवेई लंबे लंबे कदमों से डाइनिंग टेबल की ओर उसकी तरफ बढ़ी। जब लीवेई ने शाम को बटलर को फोन करके उसकी हालत के बारे में पूछा तो बटलर ने उसे बताया कि वह पूरी दोपहर अपने कमरे से नीचे नहीं आए और उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया। उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। क्या यह महिला मरना चाहती थी? वह अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है और उसने अपना लंच और दवा नहीं ली। क्या वह अपनी इन छोटी मोटी हरकतों से मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? ये सोचते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसे याद आया कि वह पहले भी उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती थी और कैसे वह हमेशा उससे झगड़ा करती थी। उसने कुछ देर तक अपने फोन को घूरा और फिर गू शाओ को अंदर बुलाया। कुछ देर बाद गू शाओ अंदर आया और बोला, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, महोदय? लीवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, आज शाम की सारी बैठकें रद्द कर दो। मैं घर जा रहा हूं। ये कहते हुए उसने अपना कोट उठाया। गू शाओ अचंभित हो गया और हकलाते हुए बोला, सर, लेकिन शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण रात्रिभोज बैठक है और हम उसे रद्द नहीं कर सकते। लीवेई ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो तुम उसमें शामिल हो सकते हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे आयोजित करते हो, लेकिन मुझे जाना है, इसलिए इसे अच्छे से संभालना। और हाँ, मुझे कल इसके बारे में विस्तार से बता देना। ये कहते हुए उसने गू शाओ के कंधे पर थपथपाया। लीवेई के कार्यालय से चले जाने के बाद गू शाओ अवाक रह गया, क्या यह मेरी कंपनी है? मुझे उसकी जगह बैठक में क्यों शामिल होना पड़ रहा है? लीवेई लापरवाही से उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया जबकि नौकरानी उसके लिए भी छुरी कांटा तैयार कर रही थी। मेरे पास उससे निपटने की हिम्मत नहीं है। क्या मैं दिन में एक बार भी शांति से खाना नहीं खा सकती? उसके बेतुके शब्दों को सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं तुम्हारा ध्यान पाने के लिए दोपहर का खाना क्यों छोड़ूं? जबकि मुझे पता है कि मेरी मौत से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैं खाऊं या न खाऊं? जब 3 महीने अस्पताल में रहने से भी तुम्हारा ध्यान नहीं मिलता, तो क्या दोपहर का खाना छोड़ने से मिलेगा? उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने उसकी खैरियत जानने के लिए सारी मीटिंग रद्द कर दी, कहीं वह बीमार तो नहीं है। लेकिन उसे मेरी चिंता की कोई कदर नहीं है। उसने उसे घूरकर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन जब उसने उसे खांसते हुए सुना तो वह रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा, वह खाना खाते समय खांस रही थी और उसका गला घुट रहा था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। अपना गुस्सा भूलकर उसने उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उसे अच्छा महसूस हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर शांति और चिंता के भाव थे। उसने अपना दोपहर का भोजन देर से किया और वह भी उसके साथ शामिल हो गया क्योंकि उसने दोपहर के भोजन की बैठक के दौरान ज्यादा कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वे चाय पीने के लिए बैठक कक्ष में चले गए। ये पहली बार था जब वे एक साथ समय बिता रहे थे। चाय पीते हुए उसने उसकी ओर देखा। वह सीधी बैठी थी, एक हाथ गोद में और दूसरे हाथ में चाय का प्याला था। वह इतनी शालीनता से चाय पी रही थी कि नौकर भी उसे इस तरह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसमें इस तरह की शालीनता कभी नहीं थी, इस तरह का व्यक्तित्व जिसकी जिन परिवार की मालकिन को जरूरत थी। जिया मिंग गहरी सोच में डूबी हुई थी जब उसने आखिरकार कहा, ली वेई। चाय की एक घूंट लेते हुए उन्होंने गुनगुनाया, मम, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अगर मैं मर भी जाती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसके शब्द सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा भावहीन था, उस पर कोई भाव नहीं थे। वह उसके मन की बात नहीं समझ सका और कुछ देर तक उसे देखता रहा। अध्याय 14, जिसे आपको अवश्य याद रखना चाहिए। जब लीवेई ने उसका सवाल सुना तो उसने उसकी ओर देखा और उसकी उदास आंखें देखीं। वह घबराहट में चाय के कप पर थपथपा रही थी। वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। पहले वे एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते थे। उसे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, बस वह इतना चाहता था कि वह कम से कम श्रीमती जिन की तरह व्यवहार करे और उसे और शर्मिंदा न करे। उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता था कि वह उसके परिवार के स्नेह का प्रतिफल दे जो उससे प्यार करता है।
उनकी माँ चाहती थी कि शादी के बाद शी मिंग सबसे मिले और सबको जाने, लेकिन शी मिंग जब भी जिन मैंशन जाती थी हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी। वह हमेशा उन मेहमानों से पलटकर जवाब देती थी जिन्हें उसकी माँ ने बहू के रूप में उससे मिलवाया था। कुछ समय बाद उसकी माँ ने भी उससे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करना छोड़ दिया। माँ जिन को एहसास हुआ कि शी मिंग का उनसे जुड़ने का कोई इरादा नहीं है और वह उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने कुछ निकम्मे दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है और कई बार वह पार्टी से सुबह वापस आती है। वह हमेशा उस पर शक करती है, उससे झगड़ा करती है और हमेशा जिद्दीपन से पेश आती है। अतीत में उनके बीच कई गलतफहमियां और मुद्दे थे, लेकिन उस समय भी लीवेई ने उससे कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब उसकी सहनशक्ति खत्म हो गई तो उसने उससे तलाक मांगा, लेकिन उसने उसे जान से मारने की धमकी दी अगर उसने उसे तलाक देने की कोशिश की। अगर वह उसे तलाक दे देता तो श्रीमती जिन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और व्यवहार दोनों ही समाप्त हो जाते। इसलिए जब उसने पूल में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो वह बौखला गया। जब लीवेई ने उसका सवाल सुना तो वह कुछ देर चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, शी मिंग, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं कि मुझे परवाह न हो कि तुम मर गई हो या नहीं। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। भले ही हमारा रिश्ता सौहार्दपूर्ण नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। क्या मैंने किया? मैंने अपने दादाजी की वजह से तुमसे शादी की थी और मेरी समस्या यही थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने की कोशिश भी की क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा मुझे चिढ़ाने के लिए कई ऐसी चीजें करते हो जो मुझे पसंद नहीं आती। और हमारा रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। और मैं कभी अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और यही वह बात थी जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी। मैं पति के रूप में तुम्हारी रक्षा करने में असफल रहा। मेरी वजह से तुम लगभग मर ही गई थी, मिंग। इसीलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता था ताकि तुम मुझसे नफरत करो और अपनी जिंदगी जियो, न कि ऐसे व्यक्ति के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो जो तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसे कुछ हद तक असहायता और जी मिंग और अपने अतीत के लिए दया का भाव महसूस हुआ। दोनों का विवाह प्रेमहीन था। वह इस तरह के रिश्ते में होने वाले अकेलेपन को महसूस कर सकती थी। जब उसे याद आया कि एक आदमी से बेइंतहा प्यार करने की वजह से उसे अपने जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह शी मिंग की तरह जिद्दी और हठी नहीं थी, लेकिन उसे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अब वह मर चुकी है और उसे नहीं पता कि कोई उसकी परवाह करता है या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे ठीक से दफनाया गया या गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि अगर यह शियाओली के हाथों में है तो वह बाद वाले विकल्प को ही पसंद करेगी। जब लीवेई ने उसके आंसू देखे तो उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया। जब उसने उसे चुपचाप रोते हुए देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह उसकी आंखों में दर्द और उदासी देख सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सब बातों का उस पर इतना गहरा असर पड़ेगा। उसे लगा था कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या करता है या नहीं। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में उदासी देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके बारे में गलत सोच रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर मैंने आपको पहले परेशान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चूंकि मुझे अब कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने पिछले असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांग सकती हूँ। लीवे, मैं अतीत को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और इन 6 महीनों में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। यू मई से मुझे पता चला है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है और तुम्हारे परिवार का अपमान किया है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि लगता है कि हमारे रिश्ते में इस मोड़ तक पहुंचने में मेरी ही गलती है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जैसा हमने वादा किया था, मैं 6 महीने बाद चुपचाप चला जाऊंगा। मैं अभी भी जा सकता हूं, लेकिन इस समय मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है और मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे इस दौरान आपको परेशान करना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस दौरान आपको परेशान नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। उसने यू मेई को भी घूर कर देखा, जिसने बैठक के कोने में खड़े होकर उसे ये सब बताया था। लीवेई को अपनी ओर घूरते देख यू मेई जल्दी से अंदर जाकर छिप गई।
जब उसने उसकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत के असभ्य और अहंकारी व्यवहार के लिए पछतावा महसूस कर रही थी। वह उसके चेहरे पर लाचारी देख सकता था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और खुद के बारे में ये सब बातें सुनकर उसे अपराध बोध हो रहा था। स्मृति खोने के बाद वह उसे एक अलग नजरिए से देखने लगा और अब उसे वह पहले की तरह परेशान करने वाली नहीं लगती। उसका दिल धीरे धीरे नर्म पड़ने लगा जब उसने उसका छोटा सा चेहरा देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। अचानक उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गईं। वह सोफे से उठा और उसकी तरफ चलने लगा। जब वह अचानक उसके पास आया तो वह चौंक गई। उसने उसकी ओर देखा और जब उनकी निगाहें मिली तो उसके भीतर भावनाओं का एक तीव्र उभार उमड़ आया। उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। वह नीचे झुका और सोफे के हैंडल पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामकर उसके होठों पर चुंबन किया। जब उसके पतले होंठ उसके कोमल और भरे हुए होठों से मिले तो उसने अपना आपा खो दिया। उसे उसके गुलाबी, मुलायम और कोमल होंठ मीठे लगते थे। जब उसने अचानक उसे चूमा तो ज़ी-मिंग चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं और वह स्तब्ध होकर उसे देखती रही। जब उसने देखा कि वह दोनों आंखें चौड़ी करके उसे देख रही है तो वह मुस्कुरा उठा। जब वह हंसा तो वह अपनी तंद्रा से बाहर निकली और उसे एहसास हुआ कि यह सही नहीं है। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन उसका छोटा सा शरीर उसे हिला भी नहीं सका। उसने उसकी छाती पर मारा लेकिन लीवेई ने उसके हाथों को उस हाथ से पकड़ लिया जो पहले हैंडरेस्ट को पकड़े हुए था। जो चुंबन पहले कोमल तरीके से शुरू हुआ था वह उसके संघर्ष के कारण भावुक हो गया। वह उन कोमल और भरे हुए होठों से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। शी-मिंग, जिससे बेपरवाही से चूमा जा रहा था, उसके शरीर के नीचे पिघल गई और उसे लगा कि उसकी सारी ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई है। जब उसने उसे चूमा तो उसका मन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चुंबन से उसे कैसा महसूस हो रहा है। क्या उसे खुश या दुखी महसूस करना जरूरी है? वह ज़ी-मिंग नहीं थी और इस अजनबी दुनिया में आकर अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बन गई जिसे वह जानती भी नहीं थी। क्या इसे यूं ही स्वीकार कर लेना और इसे उसके नए जीवन की शुरुआत मान लेना सही है? लेकिन ज़ी-मिंग का क्या होगा? अगर वह अपनी दुनिया में वापस चली जाए तो क्या होगा? उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस चुंबन से उसे कैसा महसूस हो रहा है। जी चेन के अलावा वह कभी किसी और पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। और उनके अंगरक्षक आहलेंग, जिनके साथ उनका महज मित्रतापूर्ण संबंध था, पर उनके साथ अनैतिक संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। वह उस घटना से अभी भी सदमे में थी और इस बात को लेकर चिंतित थी कि जब लीवी को पता चलेगा कि वह शी-मिंग नहीं है तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या यह उसके साथ झूठ बोलने जैसा नहीं है? आखिर वह उसकी पत्नी ज़ी-मिंग तो नहीं थी। वह झाओ-मिंग थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसका पुनर्जन्म शी-मिंग के शरीर में हुआ था। कुछ देर बाद जब लीवेई ने उसे सांस लेने का समय देने के लिए चुंबन तोड़ा तो दोनों ही जोर जोर से हौंफ रहे थे। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने उसके गालों का लाल होना और चेहरे पर स्तब्धता का भाव देखा। वह ये नहीं बता सका कि वह खुश थी या परेशान, लेकिन वह ये देख सकता था कि वह चौंक गई थी। लीवेई ने कोमलता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह सोफे से उठी और पीछे मुड़कर उसे देखे बिना ही ऊपर की ओर भाग गई। लीवेई उसे डरे हुए खरगोश की तरह भागते देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसने मदहोशी में अपने होठों को छुआ तो वह हल्के से मुस्कुराया। कोई व्यक्ति अपनी यादें भूल जाने के बाद पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? उसे लगा कि वह दिखावा नहीं कर रही थी। क्या वह हमेशा से ऐसी ही थी? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका असली व्यक्तित्व क्या था। लेकिन उन्हें शी-मिंग का ये संस्करण पसंद आया। अध्याय 15 मिंग जाग जाओ। जब मिंग अपने कमरे में गई तो उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचने लगी। उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ और लीवेई द्वारा उसे चूमने का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। वह स्तब्ध होकर कहीं भी नहीं देख रही थी। उत्साहित होने से ज्यादा वह अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। कुछ दिन पहले तक वह किसी और की पत्नी थी और अचानक एक अलग दुनिया में आकर लीवेई की पत्नी बन गई। ये कहना गलत होगा कि उसे इस दुनिया में आने से नफरत थी, बल्कि उसे इस दुनिया में आने के बाद अधिक सुकून और खुशी महसूस हो रही थी। ये पहली बार था जब उसने इस तरह की किसी चीज का अनुभव किया था। अपने पिछले जीवन में यद्यपि उसने जी चेन के साथ विवाह को पूर्ण किया था, फिर भी उसके साथ उसकी पहली या आखिरी रात प्यार से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उसे वासना कहा जा सकता है। जब वह उनके शादी के कमरे में आया तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जब उसने धुंधली आंखों से उसे देखा तो वह होश खो बैठा।
उस रात उसे यातना देकर मार डाला गया। लेकिन उसने सोचा कि पति पत्नी के बीच ऐसा ही होता है। वह पति पत्नी के बीच के सौम्य और प्रेमपूर्ण रिश्ते से अनभिज्ञ थी। उस रात के बाद वह कितनी थक गई थी, इस बारे में उसने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जब उस रात के बाद वह उससे मिलने कभी नहीं आया तो उसका दिल दुख से भर गया। वह हमेशा युद्धों में व्यस्त रहता था या किसी दूसरे देश चला जाता था। उन्हें कभी साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला और न ही उसे उसकी आंखों में वह कोमलता देखने को मिली जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन लीवेई के साथ किया गया चुंबन कोमल और प्रेमपूर्ण था। जब उसके होंठ उसके होंठों से छुए तो वह उस अनुभूति से कांप उठी। जब उसने उसे चूमा तो वह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का प्यार नहीं पाया था, इसलिए वह डरी हुई थी और इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। क्या वह इस तरह का प्यार पाने की हकदार भी है? वह ज़ीमिंग तो नहीं है, लेकिन क्या उसका खुश रहना ठीक है? उसे इस समय समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसने लीवेई के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके रिश्ते में ऐसा क्या गलत हुआ जिसने उन्हें तलाक लेने या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। क्या उनकी शादी का ऐसा हाल होने में उसकी गलती थी या फिर शी मिंग की? जब उसे समझ नहीं आया कि उनके बीच क्या हुआ था तो उसने आह भरी। उसे अपने दादा की वजह से शी मिंग से शादी करनी पड़ी। हालांकि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन कम से कम उसने उसे कभी अपमानित नहीं किया और न ही शी मिंग को अपने ससुराल वालों से वैसी शिकायतों का सामना करना पड़ा जैसा कि उसे पहले करना पड़ता था। झाओ मिंग का जीवन बर्बाद होने का मुख्य कारण महारानी और शियाओली थे। अगर वे दोनों उसके जीवन में न होते तो शायद वे साथ में खुशी से रह रहे होते। उन्हें लगा कि शी मिंग और लीवेई के मामले में दोनों ही अपनी टूटी हुई शादी के लिए बराबर दोषी थे। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो उनकी शादी सफल हो सकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शी मिंग ने अपनी जान ले ली? क्या ये सचमुच आत्महत्या थी? उसके बारे में सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसी लड़की थी जो किसी के लिए अपनी जान दे देगी। जिया मिंग की यादों के बिना वह ये पता नहीं लगा सकती कि क्या हुआ था, या फिर वह सिर्फ अपने शरीर में ही क्यों आए। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? लेकिन दो अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच क्या संबंध हो सकता है? इन सब बातों के बारे में सोचकर वह थकावट महसूस करने लगी। कुछ देर बाद वह दर्पण की ओर चली और अपनी परछाई को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे आशा है कि तुम शांति में होगे। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आई और मुझे तुम्हारी जगह क्यों लेनी पड़ी। मुझे लगता है कि वे आपके बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते। मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में आपके बारे में बहुत गलत धारणा थी। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे नहीं थे जैसा आपने होने का दिखावा किया। मैं जानती हूं कि जो हम देखते और सुनते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी कहानी में और भी बहुत कुछ होता है जो कोई नहीं जानता। तुम्हारी भी कोई ऐसी कहानी होगी जो कोई नहीं जानता। झाओ मिंग ने आईने में देखते हुए अपनी परछाई को निहारते हुए कहा। उसके लिए ऐसा था मानो वह असली शी मिंग से बात कर रही हो, क्योंकि दर्पण के सामने होने पर उसे असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि वह प्रतिबिंब उसके अपने प्रतिबिंब से अलग था। उसने अपनी कोमल आंखों से दर्पण में देखा, तभी अचानक उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया और शांत होने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दर्द असहनीय था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थीं। कुछ ही देर में उसका शरीर पसीने से भीग गया और वह कांपने लगी। उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जिसके बाद वह फर्श पर गिर पड़ी। दर्द असहनीय होने के कारण वह अब भी अपना सिर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। उसमें किसी को मदद के लिए पुकारने की भी हिम्मत नहीं थी। वह लगातार रोती रही और उसकी सांसें तेज होती जा रही थी क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और पलकें भारी हो गईं और जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अत्यधिक थकान और सिर में तेज दर्द के कारण उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाने से वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद यू मेई ने दरवाजा खटखटाया और वह शी मिंग की दवाएं लेकर आए। वह लगातार दरवाजा खटखटाती रही और उसका नाम भी पुकारती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शी मिंग के सामने वाले कमरे में मौजूद लीवेई ने यू मेई की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला और बाहर आया। क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? उसने उससे पूछा क्योंकि वह उसके चिल्लाने से परेशान था। यू मेई ने चिंता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, गुरुजी, मैं ये दवाइयां मिस को देने आई थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही हैं। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
यू मेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लीवेई के चेहरे के भाव गुस्से से भर गए और वह आगे बढ़कर जोर से दरवाजा पटक दिया, जिससे दरवाजा पलक झपकते ही खुल गया। दरवाजा कसकर बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। यू मेई इसे खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये जाम हो गया था और लीवेई के बल से यह पल भर में खुल गया। लीवेई अंदर गई और शी मिंग को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह गई। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मिस यू मेई ने शी मिंग को इस हालत में देखकर चिल्लाकर कहा। लीवेई जल्दी से उसके पास गई और उसके चेहरे से बाल हटाए। जब उसने उसका पीला और थका हुआ चेहरा देखा तो वह घबरा गया। उसने उसके चेहरे को थपथपाया और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा था। डॉक्टर को बुलाओ अभी, उसने यू मेई पर चिल्लाते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर ले गया। उसने उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटाया और कंबल से ढक दिया। उसने उसके चेहरे पर थपथपाकर और उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों को रगड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसके हाथों को रगड़कर गर्म किया। जाग जाओ मिंग, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए उसके पीले पड़े चेहरे को देखा। अध्याय 16 उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। डॉक्टर के आने का इंतजार करते हुए वह उसके हाथों को मल रही थी। जब डॉक्टर आए तो वह खड़े हो गए और डॉक्टर के लिए रास्ता बनाते हुए उन्होंने उसकी हालत के बारे में बताया। जब हमने 1 घंटे पहले बात की थी तब वह ठीक थी, लेकिन बाद में हमने उसे फर्श पर बेहोश पाया। वह पसीने से भीगी हुई थी और उसका शरीर ठंडा था। कृपया जांच करें कि उसे क्या हुआ है। वह अभी अभी कोमा से जागी थी और यहीं बेहोश हो गई। वह घबराकर बड़बड़ाया। डॉक्टर उन्हें घबराया हुआ देखकर दंग रह गए। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए श्रीमान जिन, हम श्रीमती जिन की जांच कर लेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाए। डॉक्टर ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए ये कहा। अगर वह लगातार उससे अलग से बात करता रहता तो वह उसकी जांच कैसे कर पाता। उसने शी मिंग की नब्ज जांची और टॉर्च की मदद से उसकी आंखें देखी। उसने लीवेई की ओर देखा और पूछा, क्या उसने आज अपनी दवाइयां ली। जब वह लीवेई से बात कर रहा था तब नर्स शी मिंग का रक्तचाप और तापमान जांच रही थी। ये सुनकर लीवेई ने पीछे खड़ी यूमेई की ओर चिंता से देखा। डॉक्टर साहब, दरअसल मिस ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उन्होंने अपना पहला भोजन शाम को किया था। मैं उन्हें दवा देने आई थी लेकिन उन्हें फर्श पर बेहोश पाया। वह आगे आए और डॉक्टर को सब कुछ बताया। उसे अपने ऊपर एक ठंडी निगाह का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लीवेई उसे गुस्से से घूर रही थी। लीवेई के खतरनाक भावों को देखकर उसके हाथों के बाल भय से खड़े हो गए। उसने उसकी तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, जब तुम उसे ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती तो तुम सब क्या कर रही थी। क्या तुम सिर्फ गपशप करने के लिए पैसे ले रही हो। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर कोने में खड़ा मुख्य बटलर भी थोड़ा डर गया। मैडम का ख्याल न रखने में उसकी भी गलती थी। डॉक्टर ने लीवेई की ओर देखा और कहा, हम श्रीमान जिन, मुझे लगता है कि श्रीमती जिन बेहोश हो गईं क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और अपनी दवाएं भी नहीं ली थीं, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। उसका शरीर पहले से ही कमजोर है और ऊपर से उसने खाना पीना और दवाएं लेना भी छोड़ दिया था, इसीलिए वह बेहोश हो गई। उसने लीवेई को स्पष्ट रूप से समझाया। कृपया उसे खुश रखने की कोशिश करें। तनाव के कारण उसका रक्तचाप बढ़ गया है। कृपया उसे गुस्सा या तनाव न दें। नर्स द्वारा लिखे गए तापमान और रक्तचाप की रिपोर्ट की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अगर वह इतना तनाव लेती रही तो सबसे खराब स्थिति में उसे मस्तिष्क रक्तस्राव हो सकता है। वह अभी अभी कोमा से जागी है, इसलिए उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। लीवेई ने डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुना, साथ ही वह बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई पीली पड़ी लड़की को भी देख रही थी। उसके बाद नर्स ने डॉक्टर के निर्देशानुसार उसे इंजेक्शन लगाया। जब नर्स शी मिंग को इंजेक्शन दे रही थी तभी डॉक्टर ने लीवेई की ओर मुड़कर कहा, श्रीमान जिन, हमने उन्हें वह इंजेक्शन दे दिया है जिससे उनका रक्तचाप कम करने में मदद मिलेगी। जब वह जाग जाए तो कृपया उसे वे दवाएं दे दे जो उसे दी गई थीं। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि वह कभी भी अपना भोजन न छोड़े। वह पहले से ही बहुत कमजोर है और भोजन छोड़ना उसके लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर लीवेई ने सिर हिलाया। वह कब जागेगी? लीवेई ने चिंता से उससे पूछा। वह कल सुबह तक जाग जाएगी। हमने जो इंजेक्शन लगाया है उससे उसे आराम मिलेगा और वह ठीक से सो पाएगी। चिंता मत करो, अगर ऐसा दोबारा हो तो मुझे फोन करना, डॉक्टर ने उसे निर्देश देकर कहा। नौकर डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया।
डॉक्टर के जाने के बाद लीवेई ने आह भरी और शी मिंग के पास जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने उसके पीले पीले चेहरे को देखा। जिन नम होठों को उसने कुछ देर पहले चूमा था वे अब सूखे और फटे हुए थे। क्या हमारी बातचीत से उसे तनाव हुआ, या फिर चुंबन की वजह से वह हैरान और चौंक गई। वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसे किस बात से तनाव हुआ। नीचे तो वह उसे ठीक लग रही थी, लेकिन अपने कमरे में वापस आने के बाद वह अचानक बेहोश हो गई। ऊपर आने पर उसके साथ आखिर हुआ क्या था? उसने उसके पीले पड़े चेहरे को घूरते हुए सोचा। उसने उसके माथे को छुआ और उसके सिर की झुर्रियों को सहलाया। उसे देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे उसके बगल में नींद आ गई। अध्याय 17 सुखी जीवन जिएं। सोते समय जी मिंग ने एक आवाज सुनी, झाओमिंग। जब उसने सपने में एक आवाज सुनी तो नींद में ही उसने अवचेतन रूप से बुदबुदाते हुए कहा, हाँ। इंजेक्शन लगने के कारण उसकी आंखें बंद थीं और वह शांति से सो रही थी। उसकी सांसें भी सामान्य थीं। झाओमिंग, जिसने एक लंबा चोला पहने हुए पारंपरिक चीनी पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे जो एक हेयरपिन से सजा हुआ था, उसे पुकारने वाली आवाज के बाद एक कमरे में दाखिल हुई। कमरा घोर अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पुकारा, कौन है? तुम कहाँ हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? वह अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढने और देखने की कोशिश करते हुए सवाल कर रही थी। अचानक उसकी नज़र में एक दर्पण आया जिससे ऊपर से सफेद रोशनी निकल रही थी। वह दर्पण के सामने गई और खड़ी हो गई। उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह आईने में खुद को पहचान सकी क्योंकि उसने वही गाउन पहना हुआ था जो उसने महारानी के रूप में अपने राज्याभिषेक के समय पहना था। साथ ही उसने वह हेयरपिन भी पहनी हुई थी जो जी चेन के दादा ने उसे दी थी। ये हेयरपिन केवल एक आभूषण ही नहीं था, बल्कि यह शासन में वर्तमान महारानी का भी प्रतिनिधित्व करता था। अचानक दर्पण में दिख रही छवि बदल गई और उसमें अस्पताल का गाउन पहने एक लड़की दिखाई देने लगी। झाओमिंग चौंक गया और हैरान रह गया क्योंकि दर्पण में दिख रहा प्रतिबिंब बदलकर शीमिंग का हो गया था। परछाई में वह लड़की बिल्कुल अलग दिख रही थी। वह पीली और थकी हुई लग रही थी। परछाई में दिख रही लड़की शीमिंग थी, जिसने पहले भी उसे चुनौती दी थी। झाओमिंग ने शीमिंग की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सावधानी से बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई में दिख रहे शीमिंग ने झाओमिंग को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। झाओमिंग उसकी मुस्कान देखकर कांप उठा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती, लेकिन तुम मेरे शरीर में हो, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूं। जी मिंग ने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ कहा। झाओमिंग ने उसे ध्यान से देखा। मुझे पता है कि मेरे शरीर में खुद को देखकर तुम घबरा गए होगे, लेकिन मैं भी उतनी ही घबरा गई थी ये देखकर कि मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती। शायद यही मेरा अंत था, उसने सिर झुकाते हुए कहा। मैं तुमसे अपना शरीर नहीं छीनूंगा। अगर तुम चाहो तो जीमिंग बनकर रह सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यह क्या है? झाओमिंग ने धीमी आवाज में पूछा। मेरी तरह मत जियो। मैंने अपने दुख के कारण अपने आसपास के कई लोगों को दुख पहुंचाया है, खासकर लीवेई को। हालांकि हमारे बीच प्यार नहीं था, फिर भी हम अपनी शादी को बचा सकते थे, लेकिन मेरी जिद और कुछ लोगों की घटिया चालों के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बस खुश रहने की कोशिश करो। तुमने भी अपने जीवन में कष्ट झेले होंगे, इसीलिए तुम उन सभी दर्दनाक यादों से बचने के लिए मेरे शरीर में आए हो। और सिर्फ इसलिए कि आप दयालु हैं, लोगों को आपको कुचलने न दें। आप देख सकते हैं कि दयालुता का क्या परिणाम होता है, मृत्यु। इसलिए अपने साथ दोबारा ऐसा न होने दें। झाओमिंग ने शीमिंग की ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दिया। अंत तक वह अभिमानी रही, लेकिन झाओमिंग उसकी सशक्त आभा और करिश्मा को देख सकती थी। उसके शब्दों के पीछे कई ऐसी बातें छिपी थीं जिन्हें वह अभी तक नहीं जानती थी। ऐसा लगता है कि इस लड़की ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसका मजबूत चरित्र उसे किसी के भी सामने कमजोर नहीं पड़ने देता। कुछ देर बाद झाओमिंग बोली, मुझे पता है मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मैं कभी किसी की जगह लेना नहीं चाहती थी। आखिरकार मैं खुद एक अवांछित महारानी हूं जिसे उसके पति ने त्याग दिया है। पिछले जन्म में भी मेरी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन मैंने आपकी बातें समझ ली। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा और इस नए जीवन को खुशी और दृढ़ता से जीने की कोशिश करूंगा। मैं किसी को सिर्फ इसलिए खुद पर हावी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं दयालु हूं। मैं लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वे मेरे साथ करेंगे। झाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जीवन और मृत्यु के इस अनुभव ने मुझे बहुत बदल दिया है।
अब मैं वह कमजोर और दयालु झाओ मिंग नहीं रहा। मैं अपने आप का बेहतर रूप बन गया हूँ। जिया मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम बदल गए हो। अब मैं तुम्हें अपनी यादें सौंपता हूँ ताकि तुम सुख से जी सको। मेरी कुर्बानी व्यर्थ मत जाने देना। सुखी रहो, अलविदा। ये कहते ही शीशे में शीमिंग का प्रतिबिंब गायब हो गया और शीशे के सामने खड़ी झाओमिंग के सिर में तेज दर्द होने लगा, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में कई छवियां और दृश्य उभरने लगे, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलें ट्रांसफर की जा रही हों। उसे ऐसे दृश्य और लोग दिखने लगे जो उसके लिए अपरिचित थे, फिर भी उनमें कुछ परिचितता थी। उसके दिमाग में इतनी सारी जानकारी भर गई थी कि उसका सिर भारी और दर्दनाक महसूस होने लगा था। असहनीय दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गई। अल्पविराम। आधी रात को लीवेई उसके बगल में सो रहा था। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसका तकिया बना हुआ था। वह उसे पकड़े हुए सो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में वह उसके साथ सोएगा, और वह भी उसकी सहमति से, और बिना किसी नशे के प्रभाव के। सोते समय उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उसके छटपटाने और हिलने डुलने के कारण उसे जागना पड़ा। जब वह जागा तो उसने उसका पीला चेहरा देखा, जो पसीने से तर था और वह दर्द से रो रही थी और कांप रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा हो, लेकिन साथ ही वह सो भी रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी यह हालत देखकर वह चौंक गया, उठ बैठा और उसे जगाने की कोशिश की। उसने उसके चेहरे पर थपथपाया और उसका नाम पुकारा, जिया मिंग। मिंग। दूसरी ओर शीमिंग दर्द से कराह रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। दर्द से कराहते हुए उसने हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। फिर अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, मिंग। उसने उस परिचित आवाज को खोजने की कोशिश की और उसे एक रोशनी दिखाई दी, और वह उस रोशनी की ओर चल पड़ी। वह अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ी और रोशनी में कदम रखते ही उसका शरीर गायब हो गया। अचानक जिमिंग ने अपनी आंखें खोली। स्तब्धता में उसने देखा कि लीवेई उसके बगल में घबराया हुआ था और चिंतित भाव से उसकी ओर देख रहा था। उसने ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें झपकाईं और पाया कि लीवेई उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था और घबराया हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। उसने अनजाने में ही अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और स्तब्ध अवस्था में धीरे से उसका नाम, लीवेई, पुकारा। अध्याय 18, हमारे रिश्ते के लिए एक मौका। लीवेई का चिंतित चेहरा देखकर जिमिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह उसका नाम पुकार रहा था और चिंता से उसकी ओर देख रहा था। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने राहत की सांस ली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, या तुम्हें कहीं असहज महसूस हो रहा है? उसने उससे कई सवाल पूछे। उसका पीला चेहरा और सोते समय उसकी परेशानी देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह पसीने से भीगी हुई थी। जब उसने उससे ढेर सारे सवाल पूछे तो जिमिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और अचंभित होकर उसकी ओर देखा। जब उसने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे तो वह भावुक हो गई और आभारी महसूस करने लगी कि वह उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए वहां मौजूद था। अगर उसकी आवाज न होती तो शायद वह वापस न लौट पाती। उसे ऐसा लगा जैसे आज वही उसका रक्षक है। अगर वह न होता तो शायद वह उस भयानक अंधेरे में फंस जाती। वह स्तब्ध थी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने कांपते ठंडे हाथों से उसके चेहरे को हल्के से छुआ और धीमी, कर्कश आवाज में उसे पुकारा, लीवेई। जब शीमिंग का ठंडा हाथ लीवेई की त्वचा के संपर्क में आया तो वह उसके ठंडे हाथों के कारण थोड़ा कांप गया। लीवेई को अपना नाम उसके मुंह से सुनकर आश्चर्य हुआ, जो उसके कानों में संगीत की तरह गूंजा। हालांकि इस समय पानी की कमी के कारण उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, फिर भी उसकी आवाज उसके कानों को मधुर लगी। उसके मुंह से उसका नाम सुनना सुखद रूप से अजीब लगा। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह से पुकारा था। उसकी आंखों में कोमल और प्रेमपूर्ण भाव थे। वह अभी अभी एक ऐसे सपने से जागी है जो उसे वास्तविक लग रहा था और वह सपने और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। वह अब भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि यह सब पुनर्जन्म की बात एक सपना थी या नहीं, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आ गया कि यह सब सच है। उसकी कमजोर हालत देखकर लीवेई ने अचानक उसे गले लगा लिया। पहले तो वह स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस अविश्वसनीय वास्तविकता को स्वीकार कर लूं।
मैं अब जी राजवंश की महारानी और जी चेन की पत्नी नहीं हूँ। मैं शी मिंग हूँ, जिन लिवेई की पत्नी। मुझे इस वास्तविकता को स्वीकार करने और इस नई पहचान के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी होगी। इस दुनिया में वापस जाना या आना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कर सकती हूँ कि अच्छे से जीऊँ। उसके आलिंगन में रहते हुए उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उसे अपनी बाहों में लेते देख लिवेई के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उसकी पीठ थपथपाए मानो उसे आश्वस्त कर रहा हो कि वह हमेशा उसके साथ है। नीचे उससे हुई बातचीत और उनके बीच हुए पहले चुंबन के बाद लिवेई को उसके प्रति बहुत अधिक निकटता और लगाव महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि इतने समय से वह उसे गलत समझ रहा था और वह उसे और अधिक जानना चाहता है और इस निराशाजनक शादी को एक और मौका देना चाहता है। कोमा से जागने के बाद जी मिंग पहले से ज्यादा परिपक्व और समझदार हो गया था। उससे बात करते समय उसे ज्यादा सहजता और अपनापन महसूस होता था। वे कुछ देर तक इसी स्थिति में रहे, फिर मिंग ने खुद को संभाला और हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और कहा, लीवेई, मुझे अपनी यादें वापस मिल गई हैं। लीवेई उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चाहता था कि वह अपने मन की बात कहे। मुझे पता है कि मेरी याददाश्त वापस आने के बाद हमने तलाक लेने का फैसला किया था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, लीवेई ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? उसका चेहरा ठंडा और साथ ही चिंतित था क्योंकि वह उससे तलाक लेना चाहती थी जबकि वह उसके लिए भावनाएं महसूस करने लगा था। उसने कोमल और संकोची निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं चाहती। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसका सिर नीचे झुक गया था। हिचकिचाते हुए उसने कहा, मैं तलाक नहीं चाहती, लेकिन मुझे पता है कि मेरी याददाश्त वापस आने के बाद हमने तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। और अतीत में मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है और बेवजह नखरे दिखाए हैं। तुम्हें शायद मैं असभ्य और मतलबी लगी हूँ, लेकिन लीवेई, मैं अब वो शी मिंग नहीं हूँ। लोग बदलते हैं और खासकर जीवन मरण की स्थितियों का अनुभव करने के बाद मैं भी बदल गई हूँ। और किसी तरह अब मैं तुम्हें भी पहले जैसी नज़रों से नहीं देखती। तुमसे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बारे में मेरा नजरिया गलत था। लीवेई, मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं हमारे टूटे हुए रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। तलाक लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं अभी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ और फिर कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। और अगर आप मेरी हालत की वजह से मुझे तलाक नहीं देना चाहते तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं इसे खुद संभाल लूंगी। बस इस फैसले को लेते समय अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। मैं फिर से एक तरफा रिश्ते में नहीं रहना चाहती। वह उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपने मन की बात कह रही थी। इस समय वह उसके इनकार को सुनने के लिए तैयार थी और सोच रही थी कि उसके बिना वह इस अजीब, अपरिचित दुनिया में कैसे रहेगी। लेकिन अब जब उसने ये शब्द बोल दिए हैं तो पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। अगर वो इस समय उसे ठुकरा देता है तो वो सिर्फ अपनी बदकिस्मती को कोस सकती है। लीवेई ने कुछ नहीं कहा और उसे ध्यान से देखती रही। शी मिंग ये देखकर हैरान रह गई कि वह भी कुछ नहीं बोली। वह चिंतित हो रही थी कि वह क्यों नहीं बोल रहा है। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लीवेई, क्यों? अहम। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, वह उसके करीब आया और अपने नम होठों से उसके सूखे फटे होठों को सील कर दिया और धीरे से उसके होठों को चूमने लगा। जब उसने अचानक उसे चूमा तो जी मिंग दंग रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पास से उसकी लंबी पलकें देख सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। चुंबन के बीच में ही लीवेई रुक गया और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, लेकिन अपने होंठ अलग नहीं किए। उसके होंठ उसके होठों को छू रहे थे और उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह तुम डरावनी लग रही हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गया क्योंकि वह उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। इस तरह आंखें बंद करके किसी को चूमना थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया उसे प्यारी लगी, लेकिन वह चाहता था कि वह भी इस पल का उतना ही आनंद ले जितना वह ले रहा था। जब उसने ये सब बताया तो जिया मिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और बंद कर लीं और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर उसे और करीब खींच लिया। उसने अपने दिल में उठ रही सभी असहज भावनाओं को त्यागने का फैसला किया और इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहा। कुछ देर बाद लीवेई ने चुंबन तोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा जवाब मिल गया। उसने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं और असमंजस में अपनी पलकें झपकाईं।
उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर लीवेई मुस्कुराया और उंगली से उसके माथे पर हल्के से छूते हुए बोला, बेवकूफ। मैं जिन लीवेई हूं। मैं किसी भी लड़की को यूं ही नहीं चूमता। मेरा चुंबन साधारण चुंबन नहीं होता। इसमें उम्मीद छिपी है और मेरा जवाब है कि मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं। और एक बात और, तुम्हें अतीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले तुम पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने वैसा व्यवहार किया। लेकिन अब जब से तुम कोमा से जागे हो तब से मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस होने लगा है। मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन यह एक ऐसा एहसास है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। और मैं हमारे रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। और यह चुंबन हमारी नई शुरुआत की पुष्टि है, उसने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। जब जिमिंग ने उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सोचा, ये सचमुच एक नई शुरुआत है। अध्याय 19 6 महीने की समयावधि। ली वेई शिमिंग को सौम्य भाव से देख रहा था। हालांकि वह देखने में पीली और बीमार लग रही थी, लेकिन इस समय वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने उनके रिश्ते को एक मौका देने के लिए सहमति दे दी, जबकि वह तलाक लेने के लिए इतना अड़ा हुआ था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, लेकिन उनका स्वाद मीठा और मोहक था। लीवेई ने उसके गुलाबी होठों को चूमने के लिए फिर से आगे झुका, लेकिन उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखकर उसे दूर धकेल दिया। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? उसकी चमकती आंखों को देखकर उसने आह भरी, जो उसके इनकार के कारण फीकी पड़ गई थी। मैं थक गई हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मुझे भी सोना है। इतना कहकर उसने उसे धीरे से धक्का दिया। उसने उसकी तरफ देखा और हठपूर्वक कहा, मैं आज रात यहीं सोऊंगा। जिया मिंग उसके बेबाक शब्दों को सुनकर हैरान रह गई और शर्माते हुए बोली, हमने अभी अभी अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। और जब तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते और एक दूसरे के साथ जीवन बिताना नहीं चाहते, तब तक हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। उसके तीखे शब्दों से वह शर्मिंदा हो गई। हालांकि वह इस आधुनिक दुनिया में आ गई थी, लेकिन दिल से वह अभी भी वही पुरानी झाओमिंग थी। वह रातों रात अपनी सोच नहीं बदल सकती थी। लीवेई निराश हो गया और सोचने लगा, अगर वह पहले जैसी होती तो बेहतर होता। कम से कम उसे उसके साथ सोने के लिए ये सब तो नहीं करना पड़ता। उसने उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा पति हूं। और यह बिल्कुल सही है कि हम एक ही कमरे में सोएं। पहले हम साथ नहीं सोते थे क्योंकि हमारी भावनाएं एक जैसी नहीं थीं, लेकिन अब हम दोनों सहमत हैं, है ना? हमारे पास पहले से ही विवाह प्रमाण पत्र है। हम कुछ भी अनैतिक नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, और तुम बीमार भी हो। तुम अभी अभी बुरे सपने से जागी हो। अगर तुम अकेले सोई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अगर तुम्हें आधी रात में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या फिर से कोई बुरा सपना आ जाए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अपनी बात पूरी करने के बाद उसने ध्यान से उसकी ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसने ठान लिया था कि वह ना को जवाब के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वह जिन लिवेई थे, शहर के सबसे आकर्षक पुरुष और देश के सबसे युवा सीईओ। लड़कियां उनके साथ बिस्तर पर जाने के लिए बेताब रहती थीं और उनकी पत्नी उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती थी। उसने उसकी ओर देखा, उसके शब्दों पर विचार किया और फिर उत्तर दिया, मुझे लगता है तुम सही हो। मैं आज रात अकेले नहीं रहना चाहती। उसने सिर झुकाकर कहा। उसे डर था कि उसे फिर से कोई बुरा सपना आ सकता है और उस समय अकेले रहना उसके लिए बहुत कष्टदायक होगा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वैसे भी हम शादीशुदा हैं, हम इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए एक ही कमरे में सोना ठीक है। ठीक है, तो फिर हम साथ सोएंगे। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें और भी चमक उठी और नदी के ताजे पानी की तरह दमकने लगी। लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसकी आंखों की चमक को पल भर में गायब कर दिया। लेकिन तुम बिस्तर के दूसरे कोने पर सोओगे और अगले 6 महीनों तक मुझे छुओगे भी नहीं। 6 महीने बाद हम अपने रिश्ते की स्थिति तय करेंगे कि हम तलाक चाहते हैं या नहीं। इस पर वह मासूमियत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्यों? और 6 महीने बाद क्यों सोचना? हम ऐसे ही रह सकते हैं। और छूने से मना क्यों? ये ठीक नहीं है। हम शादीशुदा हैं, मिंग। ली वेई, कल हम एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन अब नहीं। हम अपना फैसला तुरंत बदल रहे हैं। हो सकता है कुछ समय बाद हम साथ रहना ही न चाहें। इसलिए हम इन 6 महीनों को एक परीक्षण अवधि मानेंगे और देखेंगे कि हमारा रिश्ता चल पाता है या नहीं। और इस दौरान तुम्हारे लिए मुझे न छूना ही सही रहेगा।
ठीक है। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे के भाव जटिल हो गए और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन ये ठीक नहीं है मिंग। लेकिन अगर हम दूसरी चीजें नहीं करेंगे तो हम अपने रिश्ते को कैसे परखेंगे? खैर, रिश्ते को सफल बनाने के लिए पति पत्नी को दूसरी चीजों में भी एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। जिया मिंग, हर रिश्ते में शारीरिक अंतरंगता बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही हमें दूसरों से अलग बनाती है, अन्यथा हम सिर्फ एक ही कमरे में रहने वाले दोस्त ही रह जाएंगे। और शारीरिक अंतरंगता हमें और करीब लाएगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह अपने सावधानीपूर्वक और प्रभावशाली शब्दों से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी ओर देखा और उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। क्या शारीरिक अंतरंगता वाकई महत्वपूर्ण है? लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम बस समय के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह कहां तक जाता है। लेकिन अंतरंगता आपसी सहमति से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। और अगर कोई 6 महीने बाद अलग होना चाहता है तो हम इस नियम का पालन करेंगे। और मैं इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर आप सहमत नहीं हैं तो अपने कमरे में जाकर सो जाए। इतना कहकर उसने अपने हाथों से उसे दरवाजे की ओर इशारा किया। यह सुनकर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं सहमत हूं। अपने शब्दों को कहने के बाद वह मन ही मन मुस्कुराया। हम तब अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। अहम, इसका मतलब है कि मुझे 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीमिंग, तुम बस इंतजार करो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि हम भी किसी और जोड़े की तरह रह सकते हैं। इसके बाद वे सो गए। लीवेई ने किसी तरह सिर्फ हाथ पकड़कर उसे सुलाने में कामयाबी हासिल कर ली। और वह हिचकिचाते हुए मान गई। जब वह मान गई तो वह मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, वह इन सब बातों को लेकर कितनी भोली है। वह बिस्तर के एक कोने में पीठ के बल लेटा हुआ था और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जबकि शीमिंग दूसरे कोने में लेटी हुई थी। उसे खुशी थी कि वह सिर्फ हाथ पकड़कर सोने के लिए राजी हो गई। किसी भी रिश्ते में यही पहला कदम होता है। वह न सिर्फ उसका हाथ पकड़े हुए सो रहा था, बल्कि हाथ पकड़े हुए ही सो भी रहा था। अध्याय 20, गहरी नींद सोना। दवाइयों और कमजोरी के कारण जीमिंग गहरी नींद में सो रही थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसकी पीली त्वचा खिड़की से आती रात की रोशनी में दमक रही थी। वह बिस्तर के एक कोने पर पीठ के बल लेटी हुई थी और लीवेई का हाथ पकड़े हुए थी क्योंकि उसने सचमुच उससे हाथ पकड़कर सोने की विनती की थी और वादा किया था कि वह इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जब मिंग सो गई तो उसके बगल में एक और व्यक्ति था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वह उसके सोने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उसकी सांसों को नियमित और शांत होते हुए महसूस किया तो उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने उसे हल्के से जिया मिंग कहकर पुकारा। जब उसने इस बात की पुष्टि की कि वह गहरी नींद में सो रही है और सपनों में खोई हुई है, तो उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए था और उसकी ओर मुड़कर उसके दमकते चेहरे को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, जो इस अंधेरी रात में एक तारे की तरह चमक रहा था। क्या वह हमेशा से इतनी खूबसूरत थी? मुझे पहले कभी ऐसा क्यों नहीं लगा? उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और उसके करीब गया। वह उसके नीले सफेद चेहरे को छूने ही वाला था कि वह अचानक एक तरफ मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। वह चौंक गया जब वह अचानक उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह सो रही थी। जब वह मुड़ी तो उसका चेहरा उसके बहुत करीब आ गया क्योंकि उसने उनके बीच की दूरी कम कर दी थी और उसके बगल में आ गया था। अब उनके चेहरे लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। जिन लिवेई का पूरा शरीर गर्म हो गया क्योंकि उसे उसके चेहरे पर उसकी तपती सांसें महसूस हो रही थीं और वह उन पके हुए आड़ू जैसे होठों को हैरानी से घूर रहा था। भले ही वे थोड़े सूखे और सफेद थे, लेकिन उनका स्वाद शहद जैसा मीठा था। जब उसने उसे करीब से देखा तो उसकी सांस अटक गई और उसके गुलाबी होंठ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उनके होठों के बीच की दूरी कम करने के लिए हाथ बढ़ाया और अपने नम होठों से उन सूखे होठों को सील कर दिया। जब उसने उसके सूखे लेकिन मीठे होठों को चूमा तो उसके पूरे शरीर में गर्मी सी दौड़ गई। उसने उसे जगाने से बचने के लिए सावधानी बरती, इसलिए उसने चुंबन को गहरा नहीं किया, बल्कि धीरे से उसके होठों को चूमा, जिससे नींद में ही उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। जब उसने आवाज की तो वह चौंक गया और अपनी हरकतें रोक दी, लेकिन उसने अपने होंठ नहीं खोले बल्कि मासूमियत से पलकें झपकाईं। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह अभी भी सो रही थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और सोते समय उसने वह आवाज निकाली, लिवे अंडरस्को। अचानक ही वह अपनी सभ्य छवि को छिपा नहीं सका और उसे तुरंत खाने की तीव्र इच्छा हुई।
लेकिन अभी ऐसा करने का सही समय नहीं था क्योंकि वह बीमार थी और वे इतनी जल्दी अगले कदम पर नहीं बढ़ सकते थे। हालांकि वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि शीमिंग उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। अंत में उसने उसके होठों को आखिरी बार चाटने के बाद उनसे अपना मुंह अलग किया और उसकी नाक की नोक को चूमा। उसने आह भरी क्योंकि वह और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन क्या होगा अगर वह उसे कभी छूने ही न दे। फिर उसने उसके सोते हुए चेहरे की ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह शीमिंग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कंबलों में घुस गया और अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया और जब उसकी उंगलियां उसके टखने को छू गईं, जो पंख की तरह नर्म था, तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पकड़ ली, उसके सुडौल शरीर को निहारने लगा। उसके हाथ उसकी पीठ और कमर पर फिरे। उसने वही पजामा पहना हुआ था जो यूमेई ने डॉक्टर के आने से पहले और बेहोश होने से पहले उसे पहनाया था। वह अपने हाथों से उसके पूरे शरीर को सहला रहा था और पजामे के ऊपर से ही उसके सुडौल अंगों को महसूस कर रहा था। जब उसने दोबारा उसके चेहरे की ओर देखा और पाया कि वह शांति से सो रही है, तो वह मुस्कुराया और अपना ठंडा हाथ उसके पजामा टॉप के नीचे सरका दिया और जब उसका हाथ उसकी गर्म त्वचा को छुआ, तो वह अचानक ठंडक से हल्की सी सिहर उठी और थोड़ा सा सिकुड़ गई। ठंड के कारण अचानक कराहने और सिकुड़ने पर लिवेई का हाथ हवा में ही जम गया, जिसके परिणामस्वरूप वह उसकी गर्दन में गहराई से लिपट गई। लिवेई चौंक गया और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह अचानक उसके बहुत करीब आ गई थी और उसके लिए खुद को नियंत्रित करना पहले से ही मुश्किल था और उसके इस तरह के व्यवहार के साथ वह चैन से कैसे सो सकता था। लेकिन वह फिर भी नहीं उठी। उसकी पलकें इतनी भारी थीं कि खुल नहीं पा रही थीं। लिवेई उसकी नींद में बन रहे प्यारे प्यारे हाव भाव देखकर मुस्कुराए। जब उसके हाथ उसकी कोमल रेशमी त्वचा को छुए, तो उसके भीतर एक बिजली का झटका सा लगा और वह तीव्र वासना से भर गया। वह अपने पैर की उंगलियों से उसकी टांगों को और हाथों से उसकी नंगी पीठ को सहलाता रहा। फिर उसने अपना हाथ उसके चेहरे तक बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसकी नाक और गालों को हल्के से छुआ और जब उसकी उंगलियां उसके सूखे होठों तक पहुंची तो वह रुक गया। वह अपने हाथों से उसकी पीठ सहला रहा था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानता था, इसलिए उसने आह भरी और अपनी सीमाएं भूलने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे नीचे असहज महसूस हो रहा था और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है? इन्होंने तो आंखें खोलने की कोशिश भी नहीं की। इनके साथ इतनी सारी बातें हुई, फिर भी ये सो रही है। वैसे ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अचानक ही उसे एक बात समझ में आई और उसके चेहरे के भाव थम गए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह दूसरों के सामने, विशेषकर पुरुषों के सामने न सोए। उसे पता भी नहीं चलेगा कि सोते समय कोई उसका फायदा उठा रहा है। फिर उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और सोने की कोशिश की। अल्पविराम। सुबह वह अपने सामान्य समय पर सुबह सुबह उठी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन जब उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो वह अकड़ा हुआ और उस पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। और उसका तकिया भी अलग था। ये सख्त था लेकिन आरामदायक था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नंगी, मांसल छाती उसकी नजर में आ गई। सामने का नजारा देखकर वह चौंक उठी। उसने एक ऐसी कमीज पहनी हुई थी जिसके कुछ बटन खुले हुए थे, जिससे उसे उसकी नंगी, मांसल छाती दिखाई दे रही थी। उसे इतना करीब देखकर जियामिंग घबराहट से घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि वे सोते समय एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। कल रात तो हम बस हाथ पकड़े हुए थे। ये सब कैसे हो गया? उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो सुबह की धूप में उसका खूबसूरती से तराशा हुआ चेहरा उसकी नजरों में आया, जो और भी चमक रहा था और अधिक आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। जब वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करने में मशगूल थी, तभी उसे अचानक एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और मानो बिस्तर से उछल पड़ी। वे बहुत करीब थे, हद से ज्यादा करीब। उसे अपने सिर पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। वह उसे कसकर गले लगाए हुए था। उसका एक हाथ उसके तकिए का काम कर रहा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। उनकी सोने की मुद्रा देखकर वह शर्मिंदा हो गई और अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर वह धीरे से बिस्तर से उठी। उसके उठने पर वह कराहने लगा। उसने उसके बचकाने व्यवहार पर हल्की सी हंसी दी। उसने तकिया उठाया और उसकी बाहों में रख दिया। वह फिर से सो गया। उसे इतनी शांति से सोते हुए देखकर उसे बहुत प्रसन्नता और खुशी हुई। लगता है आखिरकार मेरे अच्छे दिन आ ही गए। वह मुस्कुराए और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद वह बाहर आए और उसने आड़ू रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और सिर पर तौलिया लपेटा हुआ था।
उसने अपने बालों से तौलिया हटाया और ब्लोअर से बाल सुखाने लगी, जिसकी आवाज से लिवेई की नींद खुल गई। जब उसने नींद में अपनी आंखें खोली और करवट बदली तो वह चौंक गया जब उसने उसे अपने बगल में नहीं पाया। जब उसे जी मिंग नहीं मिली तो वह चौंक कर उठ बैठा क्योंकि वह उसे बिस्तर पर नहीं पा रहा था। उसने ड्रायर की आवाज सुनी और वैनिटी टेबल की ओर देखने के लिए मुड़ा और देखा कि शीमिंग अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सुखा रही थी। उसके रेशमी काले बाल हवा में लहरा रहे थे और बेहद खूबसूरत लग रहे थे, और वह अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताज़ा लग रहा था क्योंकि उसने अभी अभी स्नान किया था और उसका चेहरा हल्का लाल और तरोताजा भी था। उस पर पहनी हुई पोशाक बहुत सुंदर लग रही थी। उसने उस ड्रेस को पहचान लिया और यह वही ड्रेस थी जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। उसे अपने द्वारा दी गई पोशाक पहने हुए देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जब जी मिंग ने उसे आईने में अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, घूरना बंद करो। मैं नाश्ता बनाने नीचे जा रही हूँ। तुम पहले नहा लो, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया, अपना सिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर रखा और कहा, ठीक है मेरी महारानी। जब उसने महामहिम शब्द सुना तो उसके चेहरे के भाव जम गए क्योंकि इस शब्द से कई दुखद यादें जुड़ी हुई थीं। लीवेई ने उसके भावहीन चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जाओ और नहा लो, उसने अपनी भावनाओं को शांत करते हुए कहा। लीवेई ने सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई, जबकि शी मिंग ने सिर हिलाया और नीचे चली गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।